Hello friends, Assalamu alaikum. This is Sajid Ali Haider, your real estate partner in Turkey. टर्की का जस्टिस सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम वैसा नहीं है जैसा आपको रिमोटली नज़र आता है। इस वीडियो के अंदर जो ख्यालात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरी ज़ाती राय है, जो कि मेरे तजर्बात और मेरे मुशाहदात पर मबनी है। आपको पूरा इख्तियार हासिल है कि आप मेरी इस राय से इत्तफाक या इख्तलाफ रख सकते हैं। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे अगर किसी टॉपिक पर नई इन्फॉर्मेशन मिलती है या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है तो मेरी भी इस्लाह हो सके। हकीकत जो है वो हमेशा सब्जेक्टिव होती है। हर एक इंसान के नज़दीक हकीकत के मानी डिफरेंट है। हमें बेसिकली जो नज़र आता है हम ये समझते हैं कि वही हकीकत है, और ये हर एक के साथ ऐसा ही है। मुझे जो नज़र आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि यही हकीकत है, जबकि दूसरों के पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ डिफरेंट हो सकती है। लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ना कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ये सिर्फ मेरा ज़ाती मुशाहिदा नहीं है, बल्कि ओवरऑल दूसरे लोगों की राय को मद्देनज़र रखते हुए, उनके तजर्बात को सुनते और देखते हुए मैंने ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की है। दूर के ढोल सुहाने के मुस्ताक टर्की या इस्तांबुल की फोटोशॉप से एडिट की हुई पिक्चर्स को देखना और टर्की प्रैक्टिकली विजिट करने के बाद हकीकत का सामना करना, दोनों में इतना ही फर्क है जितना आपकी आईडी कार्ड, पासपोर्ट की फोटोग्राफ में और फेसबुक, इंस्टाग्राम की फोटोग्राफ में फ़र्क होता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इंग्लैंड से कम कम 100 साल पीछे है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो बैड गवर्नेंस हुई है उसकी वजह से मैं अब ये समझता हूँ कि तकरीबन हम उनसे 150 साल पीछे चले गए हैं। लेकिन जब बात मैं करता हूँ टर्की की, तो टर्की के हवाले से हमारा जनरल पर्सपेक्टिव यही है कि ये यूरोप है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप यूरोप का और टर्की का कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करें तो आपको मालूम होगा कि टर्की भी यूरोप, इंग्लैंड से कम 50 साल पीछे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैं ना तो यूरोप गया, ना कभी मैंने इंग्लैंड विजिट किया, तो मैं ये कंपैरिजन कैसे कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली आप पूरी दुनिया घूमे नहीं होते, लेकिन आप नॉलेज हासिल कर लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन मेरी ये जो ऑब्जर्वेशन है ये उन क्लाइंट्स से हासिल की गई है जो यहाँ पर टर्की तशरीफ़ लाते हैं इंग्लैंड या यूरोप से। उनके साथ जो कन्वर्सेशन होती है और वो जो यूरोप के स्टैंडर्ड्स के बारे में जिक्र करते हैं और टर्की के बारे में अपनी राय रखते हैं, उस बेस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर मैं नटशल में बात करूँ तो टर्की एक्चुअली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और यूरोप के दरमियान की चीज़ है। यानी ये ना तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की तरह बिल्कुल ही बैकवर्ड कंट्री है और ना ही यूरोप की तरह एडवांस कंट्री है, बल्कि एक मिडल की जो है चीज़ है। चूँकि मुझे एक अरसा हो गया है टर्की के अंदर रहते हुए, मैंने एक छोटे दुकानदार से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के साथ लेन देन किया है। लेकिन एक चीज़ जो सब में मैंने कॉमन देखी है कि वो पैसों के लेन देन के मामले में शायद वैसे ही हैं जैसा कि हम हैं, या हमसे शायद थोड़ा सा नीचे। मेरा कहने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि खुदा ना खास्ता यहाँ पर ईमानदार, दयानतदार या अच्छे लोग नहीं हैं, बल्कि हर तबके के लोग हर जगह पर पाए जाते हैं। बात जब तासुब और नस्ल परस्ती की आती है तो ये चीज़ भी ऑब्जर्वेशन में आई है कि वो इनके अंदर कहीं ज़्यादा है। ये लोग कौम परस्त भी हैं, ये लोग फॉरेनर से थोड़ी नफ़रत, या शायद ये वर्ड जो है वो ज़्यादा सख्त हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेनर्स को अच्छा नहीं समझते। और आजकल यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह भी शायद फॉरेनर्स को ठहराया जाता है। और कहीं पर मुझे ये भी फील होता है कि खुदा ना खास्ता फॉरेनर्स यहाँ पर आकर जो एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, अय्याशी से मेरा मुराद कतन गलत नहीं है, बल्कि एक पुरताइश लाइफ जो यहाँ पर गुजारते हैं, ये शायद फॉरेनर्स को देखकर
उस चीज से जलसी भी फील करते हैं। एजुकेशन की जब पर्टिकुलरली बात की जाती है तो ये शायद आपको मालूम नहीं होगा कि जब आप टर्किश सिटीजनशिप हासिल कर लेते हैं तो आपके बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर एनरोल्ड नहीं हो सकते, बल्कि टर्किश सिटीजनशिप होने की वजह से या टर्किश सिटीजन होने के नाते उनके ऊपर यह लाजिम है कि वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टर्किश लैंग्वेज में एजुकेशन हासिल करें। वो लोग जिनके पास किमलिक है उनके लिए प्राइवेट स्कूल्स के दरवाजे खुले हैं, वो हासिल कर सकते हैं। और ये बड़ा जदीद सिस्टम है कि वो जो आपका किमलिक नंबर होगा उससे इन्हें अंदाजा हो जाता है और आप उसे हाइड नहीं कर सकते। बात की जाती है जब गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो आप बिलीव कीजिए कि वो स्टैंडर्ड्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं या जो हमें बताए जाते हैं वो प्रैक्टिकली वैसे नहीं हैं, और ना ही ऑनेस्टली स्पीकिंग एजुकेशन फ्री है। अब फ्री से मेरी मुराद ये नहीं है कि वो आपसे फी चार्ज करते हैं, लेकिन एनुअल फंड की शक्ल में, ट्रिप की शक्ल में, आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस में ले जाने की शक्ल में कुछ ना कुछ जो है वो चार्ज करते रहते हैं, यानी हफ्ते में 200-300-400 लीरा। अब बात ये नहीं है कि 200-300-400 लीरा जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन जब रिपीटेडली ये अमाउंट चार्ज की जाती है तो यकीनन ये एक हैंडसम अमाउंट बन जाती है एक साल के लिए। और अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल्स की फीसें शुरू होती हैं $500 से लेकर $1500 तक। अगर हम बात करें $500 के प्राइवेट स्कूल की, आप बिलीव कीजिए कि वहां पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मद्देनजर नहीं रखा जाता, बल्कि टर्किश लोग जो कि इंग्लिश स्पीकिंग हैं उन्हें ही हायर करके ज़्यादातर स्टाफ रखा जाता है। और जो 1500, 1200 या $1000 फी चार्ज करने वाले स्कूल हैं वहां पर इंटरनेशनल स्टाफ मौजूद है। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे जो दोस्त इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से तशरीफ लाते हैं तो हमारे तो नॉर्मली 4-5 बच्चे जो है वो नॉर्मल हैं, तो अगर आप $4-5 जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करें तो बाकी चीज़ों का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। जब बात की जाती है हेल्थ सिस्टम की, तो हेल्थ में आपको उसी सूरत फ़ायदा हो सकता है अगर आपने इंश्योरेंस ली हुई है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। जब आप पे करेंगे तो एट द एंड आप देखेंगे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल की निस्बत एटलीस्ट 50% ज़रूर आपको चार्ज कर रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिल गया जो कि प्रेजुडिस रखता है फॉरेनर्स के साथ, अगरचे आपके पास सिटीजनशिप है, लेकिन सिटीजनशिप हासिल करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो है वो तुर्किश बॉर्न हो गए हैं, बल्कि आप फिर भी फॉरेनर ही रहेंगे। तो सिटीजनशिप का मतलब सिर्फ ये है कि आपको यहाँ पे नेशनैलिटी मिल गई, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो तो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो अगर कोई ऐसा डॉक्टर जो प्रेजुडिस रखने वाला है वो मिल गया तो डेफिनेटली वो आपको परेशान करेगा। इसी तरह ऑब्वियसली जब आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो आप अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते डॉक्टर के साथ। और अगर आप किसी ट्रांसलेटर को साथ लेकर जा रहे हैं तो ट्रांसलेटर आपको चार्ज करेगा $20 से लेकर $50 पर आवर। 1 घंटे का वो आपको एवरेज जो है $30-35 जो है वो चार्ज करेगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितनी अमाउंट है। और ऐसा भी नहीं कि आप एक बार विजिट करेंगे और आपका मसला हल हो जाएगा, कहीं पे भी कम से कम 3 से 4 बार तो आपको जाना होता है। लैंग्वेज के ऊपर हम पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्योंकि ये एक सबसे बड़ा बैरियर है, लेकिन पहले हम बात करते हैं जस्टिस सिस्टम की। किसी भी मुल्क के अंदर जब आम शहरी जिंदगी गुजार रहा होता है तो उसके लाइफ स्टैंडर्ड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जस्टिस सिस्टम। किसी मुल्क के अंदर अगर कानूनियत मौजूद है तो वहां पर जिंदगी महफूज भी है और मौसर भी है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जस्टिस सिस्टम अच्छा ना हो, इनजस्टिस हो, डिले हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। टर्की की बात की जाए तो इनकी पुलिस और जो कोर्ट्स हैं वो उतने एक्टिव फाल नहीं हैं जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैं कतन ये नहीं कह सकता या कह रहा, खुदा ना खास्ता मेरे ऊपर जो है वो तौहीने अदालत ना लग जाए, मैं कतन ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पर जस्टिस सिस्टम नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उतना अच्छा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। लाखों केसेस ज़ेरे इल्तवा मौजूद हैं आज भी कोर्ट्स में। रीसेंट
पॉलिसीज रिगार्डिंग रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, टर्की ने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पहले ही हाथ पांव बांध दिए हैं। अगर 2023 का एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद टर्की मज़ीद तरक्की कर गया तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी, और अगर खुदा न खास्ता ये हालात जो है ऐसे ही रहे तो फिर भी रियल स्टेट इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अब टाइट किया जा रहा है। इसके हवाले से एक डिटेल वीडियो बनाने की ज़रूरत है, जिसका टाइम मैं इंशाल्लाह निकाल के ज़रूर बनाऊंगा। अगर हम अपेरेंटली बात करें तो आपको मालूम है कि सिटीजनशिप हासिल करने के लिए जो प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं उसको 3 साल तक आप नहीं बेच पाते, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत इसके साथ कुछ और भी है। अगर आप 5 साल से पहले प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको उसके ऊपर गेन टैक्स पे करना होगा। यानी अगर आपने $4 लाख की प्रॉपर्टी बाय की, 3 साल उसे होल्ड किया, 3 साल बाद डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो $4 लाख से ऑलमोस्ट $1 लाख, $2 लाख ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर आप $1 या $2 लाख प्रॉफिट ले रहे हैं उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। और अगर आप टैक्स से बचना चाहते हैं तो फिर आपको कम से कम वो प्रॉपर्टी 5 साल तक होल्ड करना होगी। इसी तरह एक कानून जो कि आपको मालूम होगा पहले से, वो ये है कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर एक बार आपने सिटीजनशिप ले ली, दोबारा उसके ऊपर लाइफ टाइम सिटीजनशिप नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि सिटीजनशिप हासिल करने के बाद जब आप उसे 3 या 5 साल बाद सेल करेंगे तो वो प्रॉपर्टी आप फॉरेनर को नहीं बेचेंगे, कोई ना कोई लोकल ही बाय करेगा, और लोकल आपको डेफिनेटली उसकी वो प्रॉफिट या वो प्राइस नहीं देगा जो कि आपको फॉरेनर को बेचने से मिल सकती है। अब $4 लाख के ऊपर जो आपने $1 लाख या $2 लाख अर्न किए, अगर आप इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मली 15 to 20% इन्फ्लेशन रेट है पर एनम, और ऑलमोस्ट इतना ही प्रॉफिट आपको पर एनम मिलेगा। मतलब ये है कि जो $4 लाख की प्रॉपर्टी है, अगर 3 साल बाद जाके वो आपकी 5, 5.5 या $6 लाख की हो भी जाती है, तो जब आप उस प्रॉपर्टी में से इन्फ्लेशन रेट निकालेंगे तो आपको बिल्कुल नॉमिनल सा फायदा होगा। लेकिन हकीकत ये है कि उसका फायदा ये होगा आपको कि कम से कम आपको प्रॉपर्टी सेल करने के बाद आपकी असल रकम वापस आ गई और टर्किश सिटीजनशिप आपको हमेशा के लिए मिल गई, इवन आपके बच्चों को, इवन आपके बच्चों के बच्चों को। और ये भी एक फैक्ट है कि इस तरह की पॉलिसी पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री की नहीं है, चाहे आप पोर्चुगल की बात करें या किसी और कंट्री की। अब अगर बात की जाए उन दोस्तों की जो कि मेरे क्लाइंट भी हैं, वो यूके, यूरोप से माइग्रेट करके टर्की आना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि टर्की एक मुस्लिम कंट्री है। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ का कल्चर भी मुस्लिम होगा। डेफिनेटली है भी, लेकिन वैसा नहीं जैसा आप अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा देखने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर मिक्स कल्चर है, यहाँ पर मॉडर्न लोग भी हैं, यहाँ पर ट्रेडिशनल लोग भी हैं। यहाँ पर लोगों की, और ख़ास तौर पे ख़वातीन की ड्रेसिंग की बात की जाए, जो मॉडर्न लोग करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसी है जैसा कि यूरोप में ही। बस फ़र्क ये है कि यूरोप में जो मॉडर्न लोग बॉडी को डायरेक्ट शो कर देते हैं, लेकिन ये ज़रा पर्दे से शो करते हैं। तो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन टर्की: मॉडर्न, liberal, secular, as well as traditional. They are religious, they offer their praise, they dress like traditional Turkish people, but modern people, liberal people, वो अपने मुताबिक ज़िंदगी जीते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से दोनों को मुकम्मल आज़ादी भी हासिल है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू पीपल, आई डोंट वांट टू पोर्ट्रे अ नेगेटिव पिक्चर ऑफ टर्की, जस्ट वांट टू शेयर यू सम फैक्ट्स जो कि आपको यहाँ आने के बाद पता चलते हैं, और मेरा ये दिल है कि आपको वो यहाँ आने से पहले मालूम हो, ताकि आप अपना फैसला करते हुए सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखें। अगर मेरी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद है वो फैक्ट्स जो यहाँ पर हैं वो आपके सामने जो है वो रखना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Book your free visit of your dream property.